Hello friends, welcome back to CPS Learning and this is वीकली हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड इसमें हम कवर करेंगे थर्ड वीक ऑफ फेब के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर से। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आउट ऑफ 16 स्टूडेंट्स जिन्होंने एच पी अलाइड का मेंस लिखा था, यहाँ पे हमारी दो सिलेक्शन हुई है जिनका नाम है आदर्श शर्मा जो ईटीआई लगे हैं एंड मोहिनी जो इंस्पेक्टर ऑडिट में लगे हैं। एंड अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है फॉर आईएएस एचएस एंड अलाइड सर्विसेज एग्जाम, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इसके साथ साथ हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है फाउंडेशन कम एडवांस लेवल कोर्सेज के लिए, जिसमें आपको प्रोवाइड करेंगे हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल। रेगुलर कंसेप्ट क्लासेस यहाँ पे रहती है, आंसर राइटिंग जीडी सेशंस ऑन एवरी सैटरडे, रेगुलर ओरिएंटेशन बाय एचएस एंड आईएएस ऑफिसर्स। इसके साथ साथ जो कोर्स रहेगा ये रेगुलर रहेगा, वीकेंड रहेगा एंड इवन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। सो जल्दी से जल्दी आप इस डेमो सेशन के लिए एनरोल कीजिए। डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई है। कॉल कर सकते हैं 9805291450 और यू कैन लॉग इन टू www.careerpointshimla.com एंड वहां पे हमको आप ऑनलाइन क्वेरी भेज सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे पहली न्यूज आ रही है, वो आ रही है ट्रांस अटलांटिक अलायंस। सो यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, इन्होंने अपने पहले एड्रेस में, किसका एड्रेस, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एड्रेस में ये डिक्लेयर किया है कि जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस थी इट इज नाउ बैक, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिसको मना कर दिया था आगे कैरी फॉरवर्ड करने से। साथ में एक और उन्होंने बात कही है कि स्ट्रेस देना पड़ेगा टू डिफेंड डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या थी कि द ट्रांस अटलांटिक अलायंस इज बिटवीन आपका यूएसए एंड यूरोपियन नेशंस। तो जब ट्रंप यहाँ पे सत्ता में थे, जब ट्रंप यहाँ पे गवर्न कर रहे थे, तो उन्होंने नेटो को एक तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया था, प्लस जो यूरोपियन नेशंस थी उनके साथ इनके रिलेशंस काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। सो नाउ यहाँ पे जो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, इट इज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दैट हैपेंस इन प्लेस इन म्यूनिच जर्मनी सिंस 1963। तो इन्होंने यहाँ पे, बिडेन ने यहाँ पे ये कहा है कि हम फिर से ट्रांस एटलांटिक अलायंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड वी विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम इट। अभी ट्रांस एटलांटिक अलायंस एक्चुअली बेसिकली है क्या? देखो, इट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड ऑर्डर। तो थोड़ी शांति वगैरह बनाए रखने के लिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसको लाया गया था। इट इज रियल वर्ल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द वेस्ट ऑफ बोथ of sense that both sides Atlantic are in together, foundation on which the collective security and shared prosperity of USA and Europe are built। बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक चीज यहाँ पे ट्रांस अटलांटिक अलायंस की गई थी जिसमें यूएसए और जो यूरोपियन वर्ल्ड था वो साथ आया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो ये आपका जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये अब साथ है, जो जो अटलांटिक की नेशंस है ये अब साथ है एंड दे हेल्प ईच अदर इन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड हेल्प इन प्रॉस्परस फ्यूचर। अब जो नाटो का यहाँ पे रोल क्या है, बेसिकली जो नाटो है एन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रोवाइड्स अ यूनिक ट्रांस अटलांटिक लिंक फॉर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो जनरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ट्रांस अटलांटिक है बेसिकली सब कुछ इसमें नाटो कंट्री है जो कि आपकी 30 मेंबर स्टेट्स है। ठीक है, अभी जो नेटो है इट इज ऑल्सो, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड थ्रू वॉशिंगटन ट्रीटी ऑफ 4th April 1949 by West United States, Canada and several other Western European nations to provide collective security against Soviet Union, present day Russia। अब इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जैसा आपको मैंने मेंबर्स के बारे में बताया 30 मेंबर्स है। एंड एक और करंट अफेयर, जो नॉर्थ मैकेडोनिया है, इट हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन द अलायंस 2020 में। अब नाटो इज पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस विच प्राइमरी गोल्स आर द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पीस इन द नॉर्थ अटलांटिक एरिया। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ये जो 30 नेशंस है अगर इसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो जितनी भी नेटो कंट्रीज है आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हो तो वो सब एक साथ वॉर में कूद पड़ेगी या एक दूसरे को हेल्प करती है, यहाँ पे बेल आउट करती है फ्रॉम प्रॉब्लम्स। अब अगली जो न्यूज है GS3 से, डिफेंस से है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से। INS प्रलया एंड INS मैसूर एट नेवडेक्स एंड आईडेक्स 2021 दुबई। अब ये जो ने नेवडेक्स और ये
आईडेक्स है ये बेसिकली क्या है? दीज आर इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंसेज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन कंपनी एडनेक in cooperation with Ministry of Defense and General Command of UAE Armed Forces। जिस तरह से हमारे इंडिया में डिफेंस एक्सपो होता है, डिफेंस एग्जीबिशन होता है, उसी तरह से दुबई में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आईडेक्स एंड नेवडेक्स। तो वहां पे इंडिया की दो आईएनएस इंडियन नेवल शिप क्या प्रलया और एक आईएनएस मैसूर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आईएनएस मैसूर है, इट इज एन इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डिप्लॉयड इन पर्शियन गल्फ। तो ये अपने में ही एक आपका करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो नेवडेक्स है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और आईडेक्स है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, ये आपका 20 से 25 फेब तक यहाँ पे चला है। अब जो आईडेक्स और नेवडेक्स है इट टेक्स place biennially showcasing the latest technologies, innovations in global defense sector, support the growth of UAE defense industry and forge new relationships between major international companies। तो ओवरऑल ये क्या करता है, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स होती है डिफेंस सेक्टर में नेवी के, उसको शोकेस करता है। यूएई को यहाँ पे एक डिफेंस इंडस्ट्री के तौर पे एक सपोर्ट मिलती है, साथ में न्यू रिलेशन एस्टेब्लिश करता है among the nations and international companies। अब ये जो आईडेक्स है ये बेसिकली कहाँ पे चलता है? ये जो आईडेक्स है इट इज द ओनली इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस इन मीना MENA मीना रीजन डेमोस्ट्रेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अक्रॉस लैंड सी एयर। तो यहाँ पे मल्टीलेटरल लैंड सी एयर सब कुछ है। ठीक है, अब ये मेना रीजन है क्या? देखो इट इज द एक्रोनिम ऑफ मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। कौन सा? मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन विच इंक्लूड्स 19 कंट्रीज। तो ये जो मीना रीजन है ये वर्ल्ड की 6% पॉपुलेशन को होल्ड करता है, 60% ऑयल रिजर्व्स को होल्ड करता है और 45% नेचुरल गैस रिजर्व्स को होल्ड करता है। तो जो मीना रीजन है मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन, ये अपने में ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कंट्रियां कौन कौन सी है? अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लिबिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टूनिशिया, यूएई एंड यमन। तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है बट ये जरूरी है कि 19 नेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये आईएनएस प्रलय क्या है? इट इज द शिप ऑफ इंडिजिनियसली बिल्ट डबल क्लास मिसाइल वेसल्स एंड कमीशन टू इंडियन नेवी इन 2002 में। अब इसको गोवा शिपयार्ड में बनाया था and it is a versatile platform capable of performing wide variety of surface warfare missions। अब इंडिया और यूएई का रिलेशन कैसा है? देखो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इंडिया और यूएई ने साइन की थी, ये की थी 2017 में, और तब के बाद से इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छे हो गए हैं। एक चीज हमने 2017 को क्या देखने को मिली थी, जो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान थे, द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई यूएई के, वो चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे के 2017 में। उसके बाद यहाँ पे एक पहली बार गल्फ स्टार क्या है, ये नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज किसकी? इंडिया एंड यूएई क्या है? गल्फ स्टार। ये पहली बार कंडक्ट की थी 2018 में एंड अब ये कंडक्ट की जाएगी इस साल 2021 में। तो ये जो एक्सरसाइज है गल्फ स्टार, इसको आप याद रखिए, ये है आपका इंडिया प्लस यूएई और ये है आपकी नेवल एक्सरसाइज। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था इंडिया के डिफेंस एग्जीबिशन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेफ एक्सपो। अभी जो 11th एडिशन था ये लखनऊ उत्तर प्रदेश 2020 में हुआ था और ये फ्लैगशिप इवेंट है, बैनियल इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इसके साथ साथ एक और इवेंट है एरो इंडिया, ये जो 13th एडिशन है ये आपका बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एरो इंडिया एक सिविल एयर शो है, मिलिट्री एंड सिविल एयर शो है एंड ये इवेंट है यहाँ पे इंटरनेशनल और मिलिट्री के एयरक्राफ्ट मेकर्स, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री, ब्रास एंड गवर्नमेंट डिग्नेटरीज और बिजनेस विजिटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये दो एग्जीबिशंस इंडिया करता है, डेफ डिफेंस एक्सपो एंड हीरो इंडिया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे हिंदू में था, डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो यहाँ पे बात की है गवर्नमेंट ने कि उन्होंने एडमिट किया है कि कोई एक्चुअल असेसमेंट ऑफ फार्मर्स इनकम नहीं कैरी आउट की है सिंस 2013। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में एक एक्सपर्ट कमेटी लाती है हेडेड बाय अशोक दलवानी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अशोक दलवानी। वो एंटायर एग्रीकल्चर सिस्टम के इकोसिस्टम को देखेंगे एंड फिर उन्होंने ये रिफॉर्म्स लाए कि फार्मर्स इनकम कैन बी डबल्ड बाय 2022। अब बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को क्या है कि एग्रीकल्चर जो लाइवलीहुड है इंडिया में, वो मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन पे
पूरी की पूरी निर्भर करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो डबलिंग द फार्मर्स इनकम इन सच अ शॉर्ट पीरियड एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, जिसमें डिसीजन मेकिंग, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स का बहुत 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 ज़्यादा क्रूशल रोल रहेगा। अब डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम पॉसिबल तो है, लेकिन क्या क्या किस तरीके से पॉसिबल है, देखो। इंक्रीजिंग टोटल आउटपुट, बेटर प्राइस रेगुलेशन इन द मार्केट, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एफिशिएंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन एक्सेट्रा। तो आप किस तरह से एनहांस कर सकते हो? देखो, पहले आपको एनहांस करनी है ग्रॉस इनकम। कैसे? प्रोडक्शन ग्रोथ को इंक्रीज करना है, हायर प्राइसेस प्रोवाइड करने हैं, डाइवर्सिफाई फार्म और नॉन फार्म। ठीक है जी, इनको डाइवर्सिफाई कर देना है। फिर आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है, किस किस की? रिड्यूस परचेस्ड इनपुट्स की कॉस्ट रिड्यूस करनी है, और जो कॉम्प्लीमेंटेरियस है, जो मतलब कुछ ऐसे कंपटीशन है और जो कॉम्प्लीमेंटेरिटीज होती है उनको एक्सप्लॉइट करना है, जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से आपको एग्रीकल्चर को हेल्प करेंगे बूस्ट करने में, उसको एक्सप्लॉइट करना है, उसको आगे टटोलना है, खोजना है। उसके बाद लास्ट है आपका इनकम को स्टेबलाइज करना है बाय कोपिंग मैकेनिज्म्स। अब इस आर्टिकल को डिटेल्ड तरीके में करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले साल से न्यूज में रहा है, चाहे वो फार्म बिल्स हो, चाहे कोई भी बिल हो और या कोई भी घटना हो, फ्रॉम फार्मर सुसाइड टू डबलिंग फार्मर्स इनकम टू ई मंडीज टू फार्म बिल्स। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं? गवर्नमेंट के यहाँ पे क्या क्या स्टेप है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आपके पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, एमिंग टू रेज द आउटपुट एंड रिड्यूस द कॉस्ट, जो हम पहले बात कर रहे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप एंड इनकम लॉस टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन फार्मिंग। फिर आपके इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स टू रेस आउटपुट एंड फार्म इनकम्स थ्रू इरिगेशन। फिर ऑपरेशन ग्रीन्स टू एड्रेस प्राइस वोलेटिलिटी एंड पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, जो टॉप था ये, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग इन होलिस्टिक मैनर। तो इस तरह से कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, कुछ स्कीम्स है, जो यहाँ पे डबलिंग द फार्मर्स इनकम्स में हेल्प करेगी। अब कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है, ठीक है जी, जैसे इनिशिएटिंग ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल which networks the existing agriculture produce market committees मंडीज to create a unified national market for agriculture commodities। जो हमारी अभी APMCs है, जितनी भी जो ऑफलाइन है, इनको ई नाम ने ऑनलाइन जोड़ दिया है सबके साथ, एंड एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गई है फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। उसके बाद टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, यहाँ पे एक मिशन चलाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी कॉटन ऑन मिशन, ठीक है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड मेज, TMOPM। अब यहाँ पे कुछ स्कीम्स इंप्लीमेंट की गई है इसके अंदर, जैसे आपका है ऑयल सीड्स प्रोडक्शन प्रोग्राम, OPP, नेशनल पल्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, NPDP। फिर है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, MIDH। अब ये स्कीम है, होलिस्टिक ग्रोथ करनी है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, कवरिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एवरीथिंग जो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद है शुगर टेक्नोलॉजी मिशन, एमिंग एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड इंप्रूविंग शुगर क्वालिटी थ्रू स्टेप्स फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट इन कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसके साथ साथ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लाया गया है, एंड इसके साथ एडिशनल स्कीम्स है, जैसे हर मेड पर पेड़, मतलब हर मोड़ पर पेड़, बेसिकली हर मोड़ पर पेड़ है, फॉर ट्री प्लांटेशन, बी कीपिंग है, डेयरीज एंड फिशनरीज फॉर आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठा रही है, जिससे कि फार्मर की इनकम डबल हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स है बहुत ही बढ़िया। तो पहले हम चलते हैं डबलिंग द फार्मर इनकम्स मिंट ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनरिस्ट्रिक्ट टारगेट है क्या, नहीं है? अब देखो, एक यहाँ पे बता रहा है कि हाउ मच डू द फार्म हाउस होल्ड अर्न। तो 2015-16 में यहाँ पर 8,000 के आसपास यहाँ पे एक फार्मर ने कमाया था, तो उसको डबल करना है अब आपने, ठीक है। अब उसके बाद चैलेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे रिड्यूस हुई है 2017-14-15 से 17-18 के बीच, जो आपकी 2.5 हो गई है। अब यहाँ पे लो होलसेल क्रॉप प्राइसेस देखने को मिलते हैं, जो आपका -4
0.04 अगस्त 2018 में देखने को मिलेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स तो उठाए थे, तो उठाए हैं, और वो क्या क्या है, जैसे 2016 में अनाउंस किया था पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में कि डबल करेंगे फार्मर्स इनकम को। उसके बाद अप्रैल में एक इंटरनेशनल कमेटी बिठाई थी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, और फिर लॉन्च कर दिया था ई नाम को एज पैन इंडिया डिजिटल मार्केट फॉर फार्म प्रोड्यूस। फिर जून 2016 में न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर इसके साथ साथ आपका 17 में क्या क्या था, सेंटर पुशेस स्टेट्स टू अडॉप्ट अ न्यू एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट। ठीक है। उसके बाद आपका फेब में क्या हुआ था, फेब में बजट प्रॉमिस किए थे कि एमएसपी को फिक्स कर देंगे 50% प्लस कॉस्ट एंड इंट्रोड्यूस मेजर्स टू एनेबल एमएसपी। उसके बाद आपका मई में इन्होंने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को फाइनलाइज किया था। फिर आपका जुलाई 2018 में एमएसपी फॉर खारिफ क्रॉप्स को इंक्रीज कर दिया था 50%। और सितंबर में यहाँ पे पीएम आशा स्कीम लाई थी फॉर पल्सेस एंड ऑयलसीड्स। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आपके फार्म बिल, जो कि इस टाइम बहुत कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। साथ में जो मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो है आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फर्टिलाइजर जैसे नीम कोटेड यूरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग, ई नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बेसिकली यहाँ पे है फार्म टू फोर्क, किस तरह से सोइंग, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, इन पांचों चीजों को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर डबल करनी है फार्मर की इनकम। चैलेंजेस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिले थे, जो बताए गए हैं कि एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज को लाना है, यहाँ पे इम्प्रूव करने हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम को, लैंड रिफॉर्म्स को आपको ढंग से, जैसे जो स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग्स है उनको इस तरह से डिवाइड करना है, और जो बड़े बड़े लैंड रिफॉर्म मेजर्स है उनको फ्री करना है, जो बड़े बड़े लैंड्स है, जो बड़े बड़े, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे बूस्ट करना है एलाइड सर्विस सेक्टर्स को। फिर यहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन करनी है। उसके बाद इंप्रूव करना है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, एक्सप्लोर करना है ग्लोबल मार्केट को, री एलोकेशन ऑफ लेबर करनी है, एंड अदर सच इशू जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस कवरेज, वाटर कंजर्वेशन, इंप्रूवमेंट यील्ड्स फॉर बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एक्सेस टू मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंक्रीजिंग द लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स को यहाँ पे अर्जेंट अटेंशन देनी है। अब इसका वे फॉरवर्ड ये है, जो लो लेवल ऑफ फार्मर्स इनकम ईयर ईयर फ्लक्चुएशंस होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से ये एग्री डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे फ्यूचर को सिक्योर करना है तो एक अच्छा लाइवलीहुड यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एडिक्वेट अटेंशन देनी पड़ेगी किसको, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, और उनकी एग्रीकल्चर इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो, एमएसपी देने के बजाय यहाँ पे गवर्नमेंट को एमएसआई देनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट इनकम। ठीक है, एक आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे असेंशियल मोबिलाइज स्टेट्स यूटी को अपने खुद अच्छे लॉस लाने चाहिए, और अच्छे तरीके से यहाँ पे गोल को अचीव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए, और एक्टिव फोकस देना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन एंड अवेयरनेस पे। साथ में जो एनएसएस का सर्वे था वो कहता है कि जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स है, वो सर्वे था वो 2013 में कंडक्ट हुआ था। उसके बाद अभी तक कोई भी सर्वे नहीं हुआ, तो जल्दी से जल्दी कोई अच्छा इस तरह का सर्वे लाए जिससे कि एक क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिल सके। इसके साथ यहाँ पे पूरा कंक्लूजन है कि किस तरह से आप यहाँ पे 3 एरियाज में यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब अगर आपको फार्मर की इनकम डबल करनी है, जैसे है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, इसमें आप क्रॉप सिलेक्शन, कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे, मैक्सिमाइजिंग यील्ड करेंगे, एनहांसिंग एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। इसके बाद आपका है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट थ्रू बेटर लॉजिस्टिक्स, क्रॉप इंश्योरेंस, सस्टेनेबल इरिगेशन एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट इनपुट्स। और आपको चाहिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, जॉब इंश्योरेंस एंड डेयरी एंड लाइफ स्टॉक। और एक यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे हेल्प कर सकती है यील्ड एनहांसमेंट और कॉस्ट रिडक्शन में। इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज हेल्प कर सकती है आपका प्राइस रियलाइजेशन और इनकम स्टेबलाइजेशन में, जो कि आपको डबल द फार्मर इनकम में हेल्प करेगा 2022 तक। उसके बाद यहाँ पे आपको किस तरह से गवर्न करना है, ओमिक्स अप्रोच को देखना है यहाँ पे, फिर आपको माइक्रो अप्रोच के थ्रू जाना है, फिर मैक्रो अप्रोच के थ्रू जाना है। फिर आप में यहाँ पे तीनों चीजें, जैसा मैंने आपको कहा था, साइंस एंड टेक, इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी सपोर्ट, जब ये तीनों मिलके काम करेंगे, किस किस सेक्टर में आपका सोइंग, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, इन पांचों चीजों में ये 3 चीजें मिलके काम करेगी, डेफिनेटली जो ये डबल द फार्मर इनकम है 2022 तक, ये अचीव यहाँ पे हो सकता है।
अब अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है आपकी कैबिनेट अप्रूव्स CECPA बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। IR का ये आपका टॉपिक है। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया है इंडिया और मॉरिशस के बीच। अभी मॉरिशस जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, तो इस तरह से फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन इंडिया एंड अ कंट्री इन अफ्रीका। तो यहाँ पे एग्रीमेंट कवर करेगा ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड्स एंड सर्विसेज, technical barriers to trade TBT, sanitary and phytosanitary measures, dispute settlement, movement of natural persons, telecom, financial, customs procedures and cooperations। अब बेनिफिट्स यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे कि एनकरेज करेगा एंड इम्प्रूव करेगा ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, और एग्रीमेंट कवर्स 310 एक्सपोर्ट आइटम्स फॉर इंडिया, और मॉरिशस को यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी, और इंडिया के जो 616 प्रोडक्ट्स है वहां पे उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। जो इंडिया का इंपोर्ट है यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे राइज हो जाएगा। अब जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स है दे विल हैव एन एक्सेस टू 115 सब सेक्टर्स फ्रॉम 11 ब्रॉडबैंड सर्विस, और मॉरिशस विल हैव एन एक्सेस टू 95 सब सेक्टर्स फ्रॉम 11 ब्रॉडबैंड सर्विस सेक्टर्स। अब यहाँ पे इस तरह से एक ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म को यहाँ पे नेगोशिएट किया गया है, उसको अग्री भी कर दिया है, जो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स पर क्या देगा, आपको नेगोशिएशन करने का आपको बेनिफिट देगा, सिर्फ विद इन 2 years ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट्स है उन पर आप नेगोशिएट कर सकते हो इस एग्रीमेंट के, जो आपका CECPA उसके 2 साल तक। अब यहाँ पे चीज देखेंगे आप, मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है इंडियन ओशियन में। अब यहाँ पे जो मेन आइलैंड है, एक तो मॉरिशस उसको इंक्लूड करता है, साथ में आपके रॉड्रिगेज, एगलेगा एंड सेंट ब्रेडन आइलैंड को भी इंक्लूड करता है। अब ये जो आइलैंड्स ऑफ मॉरिशस एंड रॉड्रिगेज अलोंग विद नियर बाय रियूनियन ऑफ फ्रेंच ओशियन टेरिटरी, इट इज अ पार्ट ऑफ मैस्करीन आइलैंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी पोर्ट लुइस, एंड ये जो और ओनली अफ्रीकन कंट्री है जहां पे आपका हिंदुइज्म आपका मेन रिलीजन है। एंड जनरली जो आपका HTI इंडेक्स होता है उसमें जो मॉरिशस है वहां पे आपको हाई वेरी हाई देखने को मिलेगा। बात करेंगे इंडिया और मॉरिशस के रिलेशनशिप के बारे में, तो इंडिया और मॉरिशस की रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो मॉरिशस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ इंडिया, और इंडिया ने यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ $353 मिलियन दिया था मॉरिशस को 2016 में। अब यहाँ पे मॉरिशस में क्या एक सुप्रीम कोर्ट नई बिल्डिंग बनेगी इसके थ्रू, और 5 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे इस इकोनॉमिक पैकेज के थ्रू। अब यहाँ पे मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट दोनों कंट्रीज मिलके बना रही है, और 100 बेड स्टेट ऑफ ENT हॉस्पिटल प्रोजेक्ट बना रही है मॉरिशस में। इसके साथ साथ मॉरिशस इंडिया का वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है सिंस 2005, और जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज का, उसकी जो ग्रोथ है 2006 से 2020 तक वो 233% है। अब यहाँ पे जो CECP है, ये दोनों कंट्रीज में जो रिलेशन है, ट्रेड रिलेशंस है, और जनरली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है दोनों के, वो काफी ज्यादा अच्छे कर देगा। अब अगली जो न्यूज है वो है एनवायरनमेंट की तरफ से, एंड ये है आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो बजट में नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात की गई थी, फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज। अब ये मिशन है क्या और आप इसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? देखो, जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, इट एम्स टू डेवलप इंडिया इनटू द ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज अक्रॉस वैल्यू चेन via sustainable incentives facilitation aligned with make in India and Atmanirbhar Bharat। तो हाइड्रोजन इज वन ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, और इट एग्जिस्ट कैसे करता है? मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन कैसे मैन्युफैक्चर हो सकती है? ठीक है, देखो, एक तो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ अमोनिया से कर सकते हैं आप, फ्रॉम कोल ग्लासिफिकेशन, पेट्रोलियम कोक मीथेन बायोमास के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू कर सकते हैं, रेडियोलिसिस के थ्रू कर सकते हैं, और थर्मोलिसिस के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये इन्फोग्राफिक्स है जिस तरह से आप यहाँ पे हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन, देखो मैक्सिमम जो व्हीकल्स है वो आपका हाइड्रोजन और पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल को बर्न करती है, जिससे आपका CO2 और वाटर आपको देखने को आउटपुट मिलता है। अभी जो CO2 है, ये ग्रीन हाउस गैस है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करता है, विच कॉजेज क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन ड्रॉट, फ्लड्स, एक्सट्रीम वेदर्स।
जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ग्लोव जो अभी उत्तराखंड में हुआ, जो डायरेक्ट आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस था। अब हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन रिड्यूस करेगी ग्रीन हाउस इमिशंस को। अब यहाँ पे ये बर्न करेगी हाइड्रोजन इन द इंजन एंड दे रिएक्ट बोथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टुगेदर इन फ्यूल सेल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी विच पावर एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब हाइड्रोजन कार्स प्रोड्यूस वन हार्मलेस एग्जॉस्ट गैस, डेट इज आपका वाटर वेपर। तो जो CO2 है वो बिल्कुल यहाँ पे बंद हो जाएगी, जिससे कि आपका जो क्लाइमेट इमरजेंसीज है वहां पे हेल्प मिलेगी, जो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स है वहां पे हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आपकी 3 टाइप की है, ग्रे, ब्लू, ग्रीन। जो ग्रे है वो प्रोड्यूस होगी आपकी फॉसिल फ्यूल से, जो आपकी ब्लू है, ठीक है, वो आपकी होगी कहां से, दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ऑप्शंस, इनको कहेंगे आप ब्लू हाइड्रोजन। जैसे आपका नेचुरल गैस और स्टीम रिफॉर्मिंग, ग्रीन हाइड्रोजन में आपका रिन्यूएबल इलेक्ट्रोसिस वगैरह है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यूजेस क्या क्या है, आप ये यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में और ग्रिड में। फिर साथ में आप यूज कर सकते हो किस तरह से, इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू फिर आप यहाँ पे स्टोरेज करोगे, मिथेनेशन ब्लेंडिंग गैस ग्रिड में, इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हो, एविएशन, हैवी ड्यूटी फ्यूल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूल सेल, ट्रेन, शिपिंग, बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हो, पावर में री इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर टू पावर, इंपोर्टेड हाइड्रोजन, बायोमास इंपोर्ट कर सकते हो हाइड्रोजन को, फिर बायोमास हाइड्रोजन है, बायो प्रोडक्ट हाइड्रोजन है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको एक इंफोग्राफिक मिल जाएगा हाइड्रोजन के यूजर्स के बारे में। ये थे आपके इंपॉर्टेंट एनालिसिस हिंदू का। एंड नाउ कुछ इंपॉर्टेंट वीकली बिट्स जो आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड US आर्मी, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20, वो यहाँ पे खत्म हो गया है, जो आपका हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। पहली बार ये एक्सरसाइज 2002 में की थी एंड ये इसका 16th एडिशन है बिटवीन द टू नेशंस। अदर एक्सरसाइज जो इंडिया और USA परफॉर्म करता है वो आपकी टाइगर ट्रायम्फ, जो आपकी एक बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें आपका पूरी मिलिट्री होगी, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। एक है आपका वज्र प्रहार, जो आपकी स्पेशल फोर्सेज ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और USA के बीच। अगला जो वीकली बिट है वो है आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री अनाउंस द नेम्स ऑफ 25 सिटीज सिलेक्टेड फॉर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। अभी जो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है, ये 3 साल का इनिशिएटिव है, जिसको आपका जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो होस्ट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन एंड WRI इंडिया। अब एम क्या है, एम है टू इनकॉर्पोरेट अ फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट 0 से 5 साल के बीच इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियन सिटीज। ठीक है। अब अगली जो इंपॉर्टेंट प्री बिट है वो है आपकी नासा का परसिवरेंस रोवर, जो यहाँ पे जिसने लैंड कर दिया है ज़ेरो कार्टर ऑन मार्स, ठीक है, रेड प्लैनेट में, और अपना ये काम शुरू कर देगा टू लुक फॉर साइंस ऑफ पास्ट लाइफ। अब ये जो मार्स का मिशन है नासा का, मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ये है आपका मार्स 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन। इट इज अ लॉन्ग टर्म एफर्ट ऑफ रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द रेड प्लैनेट। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशन है मार्स के लिए जो इस टाइम काम वर्किंग है, वो है आपका UAE का अल अमाल, जो है आपका है होप मिशन, जिसको हमने कवर कर दिया था पिछले वीकली एनालिसिस में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगला है आपका चाइना का तियानविन, इसका फर्स्ट मार्स मिशन। अगला जो वीकली बिट है वो है आपका हैदराबाद सिटी हैज बीन चोजन एज वन ऑफ द Tree Cities of the World by Abor Day Foundation, jointly by the FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो FAO है ऑफ UN और जो अबॉर डे फाउंडेशन है, उन्होंने ये प्रोग्राम को डेवलप किया है। इट इज टू सेलिब्रेट ग्रीनर सिटीज एंड टाउन्स वर्ल्ड वाइड। द ट्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम is committed to inspire cities and towns to care for and celebrate their urban tree canopy। तो इस एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये आपको कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा, दैट इज आपका ट्री सिटी। फिर है इंडिया इज ऑल सेट टू रोल आउट लॉन्ग अवेटेड थिएटराइजेशन प्लान ऑफ एयर डिफेंस कमांड एंड मैरीटाइम थिएटर कमांड। बेसिकली थिएटराइजेशन क्या होती है, जब आप स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ पर्सनल फ्रॉम 3 सर्फेसेस, आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक कॉमन थिएटर कमांडर के अंडर ले आएंगे, जिससे क्या होगा,
एक रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज होगी। अभी यहाँ पे आपको यूएसए की मिलेगी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के 11 कॉम्बेटेंट कमांड्स है और चाइना के यहाँ पे आपके 5 है। तो इंडिया के यहाँ पे कौन कौन से हो रहे हैं, एयर डिफेंस एंड मैरीटाइम, ठीक है। तो जॉइंट कमांड इज एन इंटीग्रेटेड कमांड इन विच द रिसोर्सेज ऑफ ऑल द सर्विसेज आर यूनिफाइड अंडर अ सिंगल कमांडर। तो जल्दी ही आपको एक सिंगल कमांडर देखने को मिलेगा एयर और मैरीटाइम का। दिस इज ऑल्सो नोन एज theater command. All the resources of the military are pooled and put under a single command to get the best and integrated results, जिससे कि आपको डिफेंस में आपको enhance productivity and यहाँ पे boost देखने को मिलेगा। अब लास्ट यहाँ पे जो न्यूज है वो है, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 3 फॉसिल ऑफ द अर्लीस्ट नॉन लिविंग एनिमल दैट इज 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड डिकिंसोनिया, ठीक है, ऑन द रूफ ऑफ भीमबेटका केव, जो आपकी है रियासन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में है। ये आपका व्हाइट लीफ पैचेस ऑफ सेंट्रल वर्टिब्रे है, ठीक है जी। अभी जो डिस्कवरी हुई थी है बिगनिंग ऑफ द ऑडिटोरियम केट, और ये है फर्स्ट ऑफ सच भीमबेटका, ठीक है, इन यूनेस्को, और जो आप यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। इट एग्जिबिट्स द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया एंड एविडेंस ऑफ स्टोन एज। तो ये था पूरा एनालिसिस अलॉन्ग विद वीकली बेस्ड, जो आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। इसके साथ साथ चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, एंड कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है या आप कोई और सजेशन हमको देना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। बाकी एडमिशन्स ओपन है, आप स्टार्टिंग में जाके जो टेलीफोन नंबर है वहां जाके आप फिर से फॉर डेमो क्लासेस को आस्क कर सकते हैं। डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो अभी हमारे जो हमारा इंस्टीट्यूट है शिमला में, वहाँ पे नहीं आ सकते ऑफलाइन क्लासेस के लिए, वो आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में।